मैं शोभना विजयवर्गीय। आज यहाँ पर इस सेशन में मैं आपको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ के बारे में जानकारी दूंगी। हमने यहाँ पे टियान्स हेल्थ कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत ये चीज़ें सीखी हैं, जिसे मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ, आगे आपको बता रही हूँ। तो इस ट्रेनिंग में हमको ये बताया गया है कि हमें एक हेल्थ कोच बनने के लिए सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इम्पोर्टेंट नोट्स क्या हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में डिटेल्स बताती हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स में कंटेंट्स हमको बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। ठीक, हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे अपने हेल्थ सॉल्यूशन पे बात कर सकते हैं, हम उनको एक अच्छे शब्द दे सकते हैं। यहाँ हेल्थ केयर के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, इस ट्रेनिंग से हम सीख करके अपने कस्टमर को एक बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, उसकी हेल्थ के लिए अवेयर करा सकते हैं कि हमें किस तरह से अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाना है। ठीक, अब इसके आगे हमें ये बताया गया है कि हमें जब कभी कोई हम कस्टमर को हैंडल करते हैं, हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या हम किसी प्रॉब्लम के लिए बात करते हैं, तो हमें उसको क्या रेफरेंस देना है। बट हमें किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करना है अपने कस्टमर को कि आप ये ले लीजिए, इसको लेने से आप बिल्कुल ठीक हो जाते। नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। हमें डॉक्टर नहीं बनना। ये एक्चुअल में डॉक्टर का काम है कि वो ये मेडिसिन दे रहा है कि आप ये मेडिसिन लीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ उसको एक अवेयरनेस देनी है, हमें उसको प्रिकॉशन के बारे में समझाना है कि अगर हम इस ट्रायंगल हेल्थ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम आगे जाके बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमें इस तरह से उन्हें समझाना है। और साथ में यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन की नॉलेज दी जा रही है, हमें यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल नहीं बनना है। ठीक है, ये हमें एक बेसिक नॉलेज दी जा रही है और इसमें अगर हम अपनी सेल्फ लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हमें और ज़्यादा चीज़ें सीखनी होंगी, अपनी नॉलेज को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम अपनी नॉलेज को और बड़ा करते हैं तो हम एक सक्सेसफुल हेल्थ कोच बन सकते हैं। और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में हम किसी को बता रहे हैं, किसी को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये कोई मेडिसिन नहीं है और ना ही हमें किसी सप्लीमेंट के लिए कोई दावेदारी करनी है कि आपकी ये बीमारी आप ये लेंगे तो आप इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं, हमें किसी ट्रीटमेंट के लिए बात नहीं करना, हमें सिर्फ उसके प्रिकॉशन के लिए बात करनी है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम प्रिकॉशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एज ए टियान्स हेल्थ कोच किसी भी प्रॉब्लम में ओवर क्लेम नहीं करना है। तो सबसे पहले ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डिसीज़। यहाँ पर एक पिक्चर भी आपको दिखाई गई है कि एक मेंढक एक गर्म पानी के बर्तन में बैठा हुआ है। तो इसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका ये अपने आप में एक कहानी है, क्या बताती है। ये हमारे बॉडी का हाल यहाँ पे मैं आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बट इससे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट यूज्ड टू बी ए रेयर ऑक्यूरेंस बट नाउ आर द मेजर डिसीज। मतलब जो पहले पुराने समय में जो चीज़ें बहुत कम केसेस होते थे, बहुत कभी कभी पाई जाती थी, वो आज की तारीख में वही बीमारियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे पहले आप देखो कि पुराने समय में क्या कैंसर के केस जैसे सुनाई देते थे, नहीं, ना के बराबर थे। ठीक है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स होती थी। आज आप हम देखें तो हर दूसरे घर में, तीसरे घर में एक डायबिटीज़ का हमें पेशेंट मिल जाएगा, हमें एक अर्थराइटिस का पेशेंट मिल जाएगा, हमें एक बीपी का पेशेंट मिल जाएगा। बट
पुराने समय में ये केसेस इस तरह से हमें आम नहीं दिखाई देते थे। अब अगर हम ये बात करें कि भाई पहले ऐसा नहीं होता, ये बहुत कम केसेस होते थे, नाम मात्र केसेस होते थे, तो आज इतने ज़्यादा ये केसेस कैसे हो रहे हैं? ठीक, तो इसमें जो सेकंड लाइन दी है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वीनियंस ब्रॉट बाय सिविलाइजेशन, मतलब हम जैसे जैसे अपने भौतिक साधनों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ को एक सुख सुविधाओं के अंडर में जी रहे हैं। जैसे पहले एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते थे लोग, तो कैसे पैदल जाते थे, ठीक, पानी भर कर के लेकर के आते थे, एक हार्ड एक्टिविटी हमारी बॉडी को होती थी। लेकिन आज अगर हमें थोड़ी दूर भी जाना है तो निकालो गाड़ी और बैठ कर के हम जाते हैं। तो क्या हो रहा है, हम अपनी बॉडी को एक रेगुलर एक्सरसाइज, जो हमारी बॉडी में एक रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो हमें वर्क करना चाहिए, वो आज हम नहीं कर रहे हैं। आज हमें स्पेशली जिम अटेंड करेंगे, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे, बट ऐसा सब लोग नहीं कर सकते। फिर उस पर भी हम बोल देते हैं हमें तो टाइम ही नहीं है, हम इतना समय नहीं दे सकते हैं। तो आप समझिए कि आज हम जिन भौतिक सुविधाओं के बीच में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है इन मेजर डिसीज़ को, जिसे आज हम मॉडर्न डिसीज़ कहते हैं, उनको बढ़ाने में। पहले ये जो मेजर डिसीज़ होती है ना, ये छूने से नहीं फैलती है। पहले के समय बीमारियां कैसी होती थी, छूने से फैलती थी, छुआछूत के रोग जिसको बोलते थे। लेकिन आज जो हमारी मॉडर्न डिसीज़ हम जिनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो छूने से, छुआछूत के माध्यम से नहीं फैलती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को हमारी बॉडी में डेवलप होने में ना कम से कम 10 से 20 साल लग जाते हैं। 10 से 20 साल मतलब कि जब ये हमारे अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे एक सपोज़ मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि हमें छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग है, बट ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम जब हम इनको इग्नोर करते हैं, तो यही आगे जा कर के कुछ सालों के बाद हमें बड़ी बड़ी बीमारियों के संकेत देना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, कि एक मेंढक जी एक उबलते हुए पानी में, नीचे से आग लगी हुई है, उस गर्म पानी में बैठे हुए हैं, और बहुत ही चेहरे पे भी बहुत खुशी दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, ये सपोज़ आप समझ लीजिए कि इस बर्तन के अंदर पहले एक मेंढक है और फिर उसको आग पे रख दिया गया। तो क्या हुआ कि वो तभी आराम से पानी में बैठा हुआ है, लेकिन जब धीरे धीरे वो आग है जो नीचे से उस बर्तन को गर्म कर रही है, तो वो हल्का हल्का सा गर्म होता जा रहा है पानी। लेकिन मेंढक को ना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पानी गर्म होता जा रहा है, तो इसमें पहले ही चला जाऊं, इस बीमारी से, गर्म पानी की बीमारी से पहले दूर हो जाऊं। नहीं, वो इसमें बैठा है आराम से कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा तो पानी गर्म हो रहा है। वो यहाँ से तब तक नहीं जाने की कोशिश करेगा जब तक उसको पानी बिल्कुल उबलता हुआ नहीं फील होगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो मुझे इस पानी से हटना पड़ेगा। सेम यही स्थिति हमारी अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स के साथ होती है कि जब यही हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया गैस, एसिडिटी का, तो शुरुआत में क्या हो रहा है कि हम इन प्रॉब्लम्स को अपने अंदर पालते जा रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं। अरे ठीक है, थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है, थोड़ा एसिड बन रहा है, सीने में जलन हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको टालते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, और यही धीरे धीरे बढ़ कर के आगे हमारे लिए कोलोन कैंसर बन जाता है, हाइपर एसिडिटी बन जाती है, और हाइपर एसिडिटी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती है। फिर हम इधर से उधर डॉक्टर के पास भागते रहते हैं, और जब आप सोचिए कि अगर वो प्रॉब्लम कैंसर तक पहुंच रही है तो आगे क्या इलाज है। तो इसीलिए यहाँ पे मॉडर्न डिसीज़ जो एक्सप्लेन की जा रही है, वो एक तरह से क्रॉनिक डिसीज़ है, जिसका ट्रीटमेंट काफ़ी टिपिकल स्थिति में आ जाते हैं। ठीक, अब आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है जहाँ पे 10 टॉप कॉजेज़ ऑफ डेथ कि जो बीमारियां मृत्यु का कारक बनी है, उनका एक परसेंटेज निकाला गया है 1900 का और 1997 का। ठीक है, ये यूएसए का सर्वे है, और इसमें आप देखेंगे कि जो सन 1900 का दिखाया गया है कि उस समय जो एक्यूट केस ज़्यादा होते थे, जैसे लाइक
निमोनिया, टीबी, डायरिया, तो इन बीमारियों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता था। ठीक, यहीं पर अगर हम देखें 1997 जहाँ पे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स शो की गई हैं और जिसमें नंबर 1 पायदान पे है हार्ट डिसीज़, फिर कैंसर और देन स्ट्रोक। और यहाँ पे अगर हम बिल्कुल नीचे की तरफ जाते जाते हैं तो नीचे से 5वें नंबर पर आता है न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा। अब आप देखिए कि आज के समय में न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा का रेट कितना कम हो चुका है, लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे हार्ट डिसीज़ है, कैंसर है, स्ट्रोक है, इनका परसेंटेज कितना ज़्यादा हो चुका है। और इसी को अगर हम वर्ड्स में बात करते हैं एक परसेंटेज निकालते हुए, तो जो यहाँ पे डिटेल बताई गई है कि 1900 में जो मेन 3 बीमारियाँ थी, निमोनिया, टीबी, डायरिया, ठीक, इसमें अगर हम एक रेशियो निकालते हैं ना डेथ का, तो उस समय 5 साल से छोटे बच्चों में ही ये प्रॉब्लम 40% के लगभग होती थी। मतलब जो 40% की है वो 5 साल से छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स अधिकतर ऐसे केस दिखाई देते थे। लेकिन बट 1997 में अगर हम उस रेशियो को कंपेयर करते हैं तो ये जो डेथ रेशियो निकलता है वो 54.7% तो सिर्फ हार्ट डिसीज़ और कैंसर के ही लगभग अकाउंटेबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज की क्रॉनिक डिसीज़ हैं, जिसे आज हम मॉडर्न डिसीज़ के नाम से जानते हैं, आज उनका रेशियो कितना ज़्यादा हो चुका है। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, यहाँ आप एक चार्ट में देखिए कि यहाँ पर ये बताया गया है आपको, इसमें ना कुछ ब्लू डॉट दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन डॉट दिख रहे हैं। अगर हम इसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया इन पॉइंट्स को कि ब्लू का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल, ग्रीन है कम्युनिकेबल और ब्लैक है इंजरीज़। तो यहाँ हम देखें अगर हमारा जो नंबर 1 है हार्ट डिसीज़, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ठीक है, राइट। तो जो नॉन कम्युनिकेबल है मतलब ये छूने से नहीं फैल रहा है। ये हमारी एक मॉडर्न डिसीज़ आ गई है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में पनपती है, हमारी लापरवाही से, हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण। और ये जो डिसीज़ है अगर आज इससे डेथ रेशियो दिखाया गया है जो इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो डेथ रेशियो है वो हमारा हार्ट डिसीज़ से निकल कर के आ रहा है। और यहाँ पे जो ग्रीन पॉइंट से भी कुछ शो किया गया है, तो ग्रीन पॉइंट से मतलब हो गया कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जो छूने से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पहुँच रही है, या जैसे खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, जो इन्फेक्शन से एक से दूसरी तरफ फैल रहे हैं, बट इनके रेशियो आज कम हैं और नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम्स, बीमारियों के रेसेस आज ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। और यही एक्सप्लेन किया गया है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली 2000 to 2019। नेक्स्ट आप देख रहे हैं द 2003 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिनेवा मीटिंग रिपोर्ट लिस्टेड 5 मेजर मेल न्यूट्रिशन डिसीज़, कि यहाँ पे ये पब्लिश भी हुआ है कि जो 5 मेजर डिसीज़ हैं वो हैं ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़, कैंसर एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना है, जहाँ आज यहाँ पर हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, गोल्डन ट्रायंगल फॉर हेल्थ। तो अब आप देखिए यहाँ पे स्लाइड में आपको जो ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें मेन 3 कंटेंट आपके सामने शो हो रहे हैं, न्यूट्रिशन, बैड लाइफस्टाइल एंड बैड डाइट। अगर हम इस पे बात करते हैं तो आज आप देखिए सबसे पहले हम फसल की और खेती की बात करते हैं कि आज उत्पादकता कम है पर यूज़र बहुत ज़्यादा हैं। तो अब उत्पादकता कम है, जैसे एक फसल कटी तो क्या हुआ कि जो फसल कटी तो उसके बाद ही तुरंत ही उस पर दूसरी फसल बो दी गई। तो
इस बीच में अब हमें ये नहीं हम देखते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता इस समय कितनी हो रही है, अब उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी हैं, कैसे हम उस मिट्टी को आगे उसकी उत्पादकता को और अच्छा बना सकते हैं। बट इस बारे में विचार ना करके हम सिर्फ ज़रूरतें पूरी करते जा रहे हैं। और अगर हम ज़रूरतें पूरी करते जा रहे हैं और आज भागम भाग की ज़िंदगी है, तो आज देखिए ना, आज हम पहले क्या होता था कि हम बहुत महिलाएं जब घर पे खाना बनाती थी तो बहुत ही रिलैक्स हो कर के कि हाँ हमारा पूरा ध्यान खाने में। बट जैसे इस समय मैं सेशन ले रही हूँ तो आप देखिए अभी मैं ये सेशन ख़त्म करूँगी और उठ कर के जाऊँगी कि हाँ अब मुझे खाना बनाना है, और उस समय फिर जो जैसे समझ में आएगा उसको उस तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो अब हम उस पर इतना विचार नहीं कर रहे हैं। और हम खाने में अगर देखें तो पहले चूल्हे पर धीमी आंच पे खाना धीमे धीमे पकता था, तो उसमें क्या होता था कि जो न्यूट्रिशन होते थे वो बने रहते थे, खाने की जो पोषकता थी, जो पोषक तत्व थे वो बैलेंस रहते थे। लेकिन आज हम खाना हमें फटाफट बनाना है, इसलिए हम आज प्रेशर कुकर में चढ़ा देते हैं, सीटी ली, ठंडा किया और हमने उसको खा लिया। तो उस बीच में जो हमारा आज खाना बनाने का तरीका आ चुका है उसमें भी हमारे जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं खाने के, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। या हमें ठीक है अब भूख लग रही है, हमने स्विगी से कुछ भी मंगा लिया, हमने एक दूसरे ऐप के थ्रू हमने कहीं से कुछ भी ऑर्डर कर दिया, बाहर से हमने चीज़ें मंगा लिया, हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बनाई गई है, किस तरह से उसको तैयार किया गया है, उसमें क्या पोषक तत्व है, वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। तो ये सब हमारी जब लाइफ स्टाइल है, बस हम ठीक है हम बस खा रहे हैं और जी रहे हैं, पर यहाँ पे हम अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है जो आज हमें देखा जाए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही दे रही है। मतलब हमारी जो डाइट है, आज हमारी जो बुरी डाइट है, बैड डाइट जिसको हम बोलते हैं, वो हमें एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देती है। आज हमारी जो बैड लाइफस्टाइल है वो हमें एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देती है। और अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को देखें तो जो हमारी हेल्थ पे असर हो रहा है वो बहुत ही बुरा असर हो रहा है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एरो के थ्रू आपको समझाया गया है कि हमारी इस हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य बुरी स्थिति में कैसे आया। तो सबसे पहले जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो इम्बैलेंस हो गए, ठीक है, उसमें एक बैलेंसिंग नहीं है कि हमारी बॉडी के लिए कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, किस मात्रा में चाहिए, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब ये न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होकर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हम उनको प्रॉपर पचाते नहीं हैं, फटाफट खा लिया, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना करके खा लिया, तो जब ये इम्बैलेंस होता है तो हमें 4 हाई सिम्टम्स हमारी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा। और इस तरह से हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, या पूरी मशीनरी जो तैयार की गई है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसमें हमारा जो मेटाबॉलिक मतलब चीज़ें फिक्स हैं कि हमें इन चीज़ों को खाना है, चबाना है, वो हमारे एसोफेगस में जाएगा, स्टमक में पचेगा, उसमें एंजाइम्स और लीवर से, गॉलब्लैडर से हमें एंजाइम जूस मिलेंगे उसमें, और उसका पचेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब एक पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लो बना हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो खाने का स्टाइल है, हम जिस तरह से चीज़ों को अपने शरीर में डालते हैं, देखा तो हम बहुत सारे जंक फूड अपनी बॉडी में डालते जा रहे हैं। एक ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं जो हमारी बॉडी को सिर्फ एक कचरे के रूप में दिखती है, ठीक। तो यहाँ असर क्या आ रहा है कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बिगड़ रहा है और हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम शो हो रहे हैं, ठीक। तो इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं कि हमारी हेल्थ का डिसऑर्डर, हम अपनी हेल्थ को डिसऑर्डर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, आज हम किसी के मुंह से सुनते हैं अरे उसका किडनी फेल हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया। तो क्या किडनी, हार्ट, लीवर, ये जो भी ऑर्गन्स हैं, ये क्या एकदम से इनमें बीमारी आ जाती है? नहीं, इनमें एकदम से किसी भी ऑर्गन में एकदम से बीमारी नहीं आती है। कोई भी सिस्टम एक दिन में फेल नहीं होता है। अगर हम एक ह्यूमन स्ट्रक्चर को समझें ना,
तो सबसे छोटी इकाई कहलाती है एक सेल। जब कई सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बनाती हैं और जब कई टिश्यू मिलते हैं तो वो ऑर्गन को डेवलप करते हैं, उसका एक ऑर्गन डिज़ाइन किया होता है। तो जब एक ऑर्गन डिज़ाइन हुआ है तो कुछ ऑर्गन मिल कर के वो एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे अगर मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करूं तो उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिल करके उस एक डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम हमारी बॉडी में बना, और जब यही सिस्टम है जो कई सिस्टम जो हमारी बॉडी में रन करते हैं वो मिल करके एक बॉडी को तैयार करते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि एक सिंगल सेल प्रॉब्लम्स कहाँ स्टार्ट होती है, सिर्फ ओनली सिंगल सेल में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें जब हम धीरे धीरे इग्नोर करते जाते हैं और वो टिश्यू में, ऑर्गन में, सिस्टम में इस तरह से फैलती जाती है, और जब हमारे ऑर्गन और आगे जाके सिस्टम फेल हो जाते हैं तो वही हमें एक बॉडी काम करना बंद कर देती है, और फिर हम बात करते हैं कि अच्छा अब तो ये बॉडी वर्क नहीं कर रही है, इसका हार्ट फेल हो चुका है, इसका ब्रेन फेल हो चुका है, और उसको डेथ घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ हुई है, एक सिंगल सेल से, लेकिन हम अपनी आदतों की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से या अपने विचार, हम उन चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं, और इग्नोर करते करते वही छोटी छोटी सी प्रॉब्लम हमारे पूरे शरीर को एकदम इनएक्टिव कर देती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बुक बताई गई है, नेवर बी सिक अगेन, कि अगर हम द ओनली सिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग सेल्फ फेल्योर, एक्चुअल में अगर कोई भी बीमारी जो फैल रही है और एक इंसान को बीमार बना रही है तो उसके जो कारण होती है, जो उसका रूट कॉज होता है, वो एक सेल के फेल्योर होने पर होता है। मतलब अगर सेल फेल्योर हो रही है तो सेल फेल्योर होने से फिर धीरे धीरे उसके टिश्यूज़ भी फेल्योर हो जाएंगे, क्योंकि कई सेल्स मिलके ही टिश्यू बनाती हैंगी, और ऐसे धीरे धीरे हम इसी प्रोसेस से चलते हैं तो आगे जा कर के हमारा जो सिस्टम है वो भी फेल्योर हो जाता है और बॉडी डेथ की तरफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर ये बुक किसी को भी मिलती है, कोई भी अरेंज कर सकता है, तो इसको ज़रूर पढ़े ताकि हम कैसे सेल फेल्योर हो रही है और कैसे ह्यूमन सिकनेस की तरफ आगे बढ़ता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ तत्व हैं, जैसे हो गया फाइबर, वाटर, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, शुगर, इन सब की हमारी शरीर में न्यूट्रिशन के रूप में ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आज हम अपनी लाइफ स्टाइल या हमारी जो बैड ट्रायंगल जो भी हमने देखा था उसको अगर हम देखते हैं ना, तो आज हमारी लाइफ स्टाइल में क्या हो गया, सिर्फ शुगर और प्रोटीन और फैट, सिर्फ यही रह गए हैं। आप सोचिए, शुगर भी हम लोग खूब भर भर के खाते हैं, फैटी आइटम्स भी जो होते हैं वो हम खूब खाते हैं, प्रोटीन भी हमारे शरीर में जा रहा है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारी बॉडी में किस बैलेंस में कौन सा न्यूट्रिशन जाना चाहिए। हमारे अंदर आज पानी की भी कमी है, फाइबर की भी कमी है, मिनरल्स की भी कमी है और विटामिन्स की कमी हैगी। तो जो एक बैलेंस हमारी बॉडी में पोषक तत्वों का होना चाहिए, एक न्यूट्रिशन का होना चाहिए, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि शुगर, प्रोटीन, फैट जिनकी मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आज वही सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं। तो थैंक यू टियांस कि आज हमें टियांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम अपनी बॉडी में इन सब चीज़ों को समझ भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकें। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन,
यहाँ पर आपको एक एप्पल की पिक्चर दिखाई गई है और नीचे एक सेल की पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें बैड हेल्थ की तरफ लेकर के जाता है। आप मानते हो कि जैसे कभी कोई ताज़ा एप्पल होता है, अगर हम उसको काटते हैं तो उस समय वो बिल्कुल अंदर से वाइट हमें शो होता है, ठीक। तो पर अगर हमने उस एप्पल को, कटे हुए एप्पल को थोड़ी देर यूज़ नहीं किया, खाया नहीं है, तो कुछ समय बाद क्या उसमें थोड़ा सा पीलापन, डार्क येलोइश, उसका जो अंदर का पल्प होता है, वाइट होता है, वो धीरे धीरे डार्क येलो की तरफ होने लगता है। और अगर हम उसको थोड़े लंबे समय तक कटा हुआ रखते हैं तो वो आगे जा कर के ब्लैकिश और डार्क कलर का हो जाता है, जो अब हमें देख के ही अच्छा नहीं लगता और हम खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक कटा हुआ एप्पल है जो बिल्कुल ताज़ा है, ठीक है, तब तक उसमें वो ऑक्सीडेटिव नहीं है, लेकिन अगर हम उस कटे हुए को रख दें तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके कारण, आसपास का जो एयर है उसके कारण वो कुछ समय के बाद ऑक्सीडेटिव हो जाता है, ठीक। अब जैसे होता क्या है कि हम कुछ लेकर के आए, खाने का हम सामान लेकर के आए, तो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर क्या रहे हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में ये कर रहे हैं कि हमने जैसे कुछ लेकर के आए और हमने सब्ज़ी सुधार के रखी और हमें लगा है कि हमने इसको बनाना नहीं है अभी, तो हम उसको उठा करके फ्रिज में रख देते हैं। हमने कुछ खाना बनाया, बच गया, हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम किसी चीज़ को आज पकाने में हम ओवन जैसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो आज यहाँ क्या हो रहा है, आज यहाँ ये है कि अब जो रेज़ हैं, ठीक है, वो हमारे उस खाने की चीज़ को ऑक्सीडेटिव बना रही हैं और फिर उस बाद में उन्हीं चीज़ों को हम खा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे इसमें नीचे एक पिक्चर दी गई है कि एक नॉर्मल सेल होती है, लेकिन जब वो नॉर्मल सेल को पे धीरे धीरे फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं, तो देखिए सेकंड पिक्चर क्या है, नीचे से सेकंड पिक्चर जो बीच में बनी है कि उसमें फ्री रेडिकल्स ने अटैक किया और उस सेल को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद ही वो सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स उसको अटैक कर चुके हैं उस पर, और उसका अपना एक जो रूप है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक। अब अगर यहाँ पे अगर हमारी सिंगल सेल ही पर ही अटैक हो रहा है, तो ये हमारी सिंगल सेल जब अटैक होती है, तो जब एक ऑर्गन की सेल पे अटैक हो रहा है तो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होंगे। जब टिश्यूज़ डैमेज होंगे तो ऑर्गन जिन टिश्यूज़ से मिलकर के बना है तो वो ऑर्गन भी अपना वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर एक सिस्टम में आके कोई ऑर्गन अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है तो वही सिस्टम धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। और अगर हमारे बॉडी के सिस्टम वर्क नहीं कर रहे हैं सही से, तो हम बीमारियों से ग्रसित होते जाते हैं और आगे डेथ की तरफ समय से पहले पहुंच जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। अब यहाँ आपको नीचे एक बुक दिखाई दे रही है टाइम, जिसमें एक अप्रैल 2004 में एक आर्टिकल्स छपा था, द सीक्रेट किलर। द सीक्रेट किलर कैसे कि जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे सूजन आ जाती है, ठीक, तो इस तरह के जो इन्फ्लामेशंस होते हैं वो ही हमें हार्ट अटैक, कैंसर, अल्जाइमर और अदर मॉडर्न डिसीज़ की तरफ लेकर के जाते हैं, ठीक। तो ये इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस बुक को कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं अगर मिल जाए तो आप उसे पढ़ें, और आपको यहाँ पे उस बुक में द सीक्रेट किलर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हाईली इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस, जी हाँ, आज हमारे खाने पीने में ना इस तरह के ही प्रोडक्ट्स मैक्सिमम क्वांटिटी में यूज़ हम कर रहे हैं, जैसे रिफाइंड कार्ब्स, चावल हो गया, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि चावल जिस तरह से आज उसकी खेती हो रही है, उसमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक, वो जब हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी पे क्या हाल हो रहे हैं, ठीक है। हाई ओमेगा 6 के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें
हाईली इन्फ्लामेटरी की तरफ लेकर के जाते हैं। ट्रांस फैट हो गया, अल्कोहल, टोबैको, मीट्स हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, जो बंद पैकेट्स में आज चीज़ें आ रही हैं खाने पीने के लिए, और फ्लोर प्रोडक्ट लाइक मैदा से बनी हुई चीज़ें। तो इस तरह के जब हम प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में हम यूज़ करते हैं तो इन प्रोडक्ट्स के साथ हमें रिजल्ट्स मिलते हैं हाईली इन्फ्लामेटरी के, कि हमारी ये हेल्थ को अनहेल्दी की तरफ लेकर के जाता है। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, यहाँ पर एक प्रोसेस बताया गया है कि हमें न्यूट्रिशन को किस तरह से लेना चाहिए। तो हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेशन और एंटी ट्यूमर के लिए प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, और इसके साथ में हमें अपनी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन और इन्हेंस मेटाबॉलिज्म के लिए भी ध्यान रखना होता है, और फिर हम बढ़ाते हैं अपनी इम्यूनिटी को। तो इस तरह से हम प्रोसेस पे काम करते हैं, और हमारे टियान्स में जो न्यूट्रिकासिटिकल एज ए एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेशन या एंटी ट्यूमर के रूप में मौजूद हैं, जिनके वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेशन और एंटी ट्यूमर के लिए हमें हमारी बॉडी में किन तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे बीटा कैरोटीन्स। तो आप देखो कि बीटा कैरोटीन्स ये गाजर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो आंवला, नींबू, संतरा, इनमें विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। विटामिन ई मछली के तेल में। सेलेनियम जो मिट्टी से उपजने वाले अनाज होते हैं, बट आज इनकी मात्रा हमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम अपना खाने पीने में नेचुरल चीज़ें लेते हैं, अनाज लेते हैं, तो चूँकि आज मिट्टी को भी केमिकल से, यूरिया से या दूसरे चीज़ों के सहारे ही ज़्यादा उसको फर्टिलाइज़ किया जाता है। तो आज सेलेनियम जैसे तत्व हमें खाने पीने में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। जिंक, आप सब जानते ही हैं जिंक के बारे में। रेस्टोल ये एक तरह का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यूरिकम जो हल्दी में पाया जाता है, और क्वेरसेटिन। अगर हम इन तत्वों को अपने शरीर में लेना चाहें तो टियान्स प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और उनके थ्रू हम इन सब तत्वों को अपनी बॉडी में ले के जा सकते हैं। जैसे ग्रेप एक्सट्रैक्ट, जिसे ओपीसी हमारे यहाँ इंडिया में उसको ओपीसी के नाम से दिया गया है। तो ओमेगा लाइफ, जिसमें ओमेगा 3 का भरपूर मात्रा है। जिंक, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिसे टी पोली के नाम से प्रोडक्ट आता है। कॉर्डिसिप्स, चिटोसन, आयु 64 जो कोविड टाइम पे ही लॉन्च किया गया है, और इसकी काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया है और उन्होंने बहुत अच्छे कोविड टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए। जिम्निमा जो जनरली शुगर में हम यूज़ करते हैं। रिनोवेस और सी पक्ट्रॉन सीड ऑयल। तो इस तरह से ये कुछ टियान्स प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेशन और एंटी ट्यूमर के रूप में हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। और थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली थी ट्रेनिंग सेशन में, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है, और ये बहुत अच्छी एक बेसिक नॉलेज है जो हम सबको होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि जो बात मैं यहाँ बताना चाहती थी वो आप समझ पाए हैं। थैंक यू सो मच। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू।